Today we are going to see disseminated intravascular coagulation DIC. This is the situation in which the net result is that coagulation and bleeding coexist in same patient. So let's discuss it. So DIC occurs as a complication of wide variety of disorder caused by systemic activation of coagulation and results in formation of thrombi throughout the microcirculation. अब देखते हैं कि कंसिडर दिस इज अ ब्लड वेसल, इंजर्ड ब्लड वेसल, ठीक है। सो यहाँ पे प्लेटलेट्स आएंगे ब्लीडिंग को जो है रोकने के लिए, क्योंकि ये यहाँ से इंजर्ड है। इसी तरह इधर एक प्लेटलेट प्लग बनेगा जिससे these are platelets। अब इस चीज़ को कहते हैं प्राइमरी हीमोस्टेसिस। इसके बाद फिर क्या होगा कि जो इनएक्टिव कोएगुलेशन क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनकी प्रोटियोलाइसिस होगी, वो एक्टिव फॉर्म में चेंज होंगे, वो आएंगे। उसके बाद फिर जो है फिब्रिनोजिन भी क्लीव होके अपनी एक्टिव फॉर्म फिब्रिन में चेंज होगा, वो आएंगे। और एक ये स्टेबल हीमोस्टेटिक प्लग बन जाएगा। अब इसे कहेंगे सेकेंडरी हीमोस्टेसिस, ठीक है। वाइड स्प्रेड माइक्रोवास्कुलर थ्रोम्बोसिस जो है, वाइड स्प्रेड माइक्रोवास्कुलर थ्रोम्बोसिस, इट डिप्लीट्स एलिमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर हीमोस्टेसिस, जैसे प्लेटलेट्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स, फिब्रिन, ठीक है। इस तरह से इसी वजह से, क्योंकि ये डिप्लीट कर रहे हैं, इसी वजह से इस कंडीशन को कंजप्टिव कोएगुलोपैथी भी कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो वाइड स्प्रेड माइक्रोवास्कुलर थ्रोम्बोसिस बन रहे हैं उनकी वजह क्या है, वो कैसे बन रहे हैं, वो किस तरह से ये चीज़ डिप्लीट हो रही है, उसकी बात करते हैं DIC की पैथोफिजियोलॉजी में। पैथोफिजियोलॉजी में देखें उससे पहले हमें पता है कि जो कोएगुलेशन होता है दैट कैन बी थ्रू एक्सट्रिंसिक पैथवे और इंट्रिंसिक पैथवे, ठीक है। दो पैथवेज होते हैं ना। एक्सट्रिंसिक है तो इसमें क्या होगा कि फैक्टर 12 इसकी एक्टिवेशन होगी, और फैक्टर 12 की एक्टिवेशन होगी बाय सरफेस कॉन्टैक्ट विद नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। इस तरह से ये एक्टिव होगा। और जो इंट्रिंसिक पैथवे है इसमें इन्वॉल्व होते हैं टिश्यू फैक्टर्स, ठीक है। और दोनों का एंड प्रोडक्ट सेम है, दोनों ने ही जो है चाहे जो सा मर्जी पैथवे फॉलोअप हो, इन्होंने थ्रोम्बिन बनाना है, जिसने आगे थ्रोम्बोसिस करानी है, थ्रोम्बाई बनाने में, ठीक है। सो नॉर्मली क्लोटिंग होने के बाद साथ ही एंटी क्लोटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एंटी कोगुलेंट्स क्लोटिंग फैक्टर्स को क्लीव करेंगे, जैसे फिब्रिनोलाइसिस होगी, यानी जो फिब्रिन्स हैं उनकी क्लीवेज होगी। अब इस नॉर्मल प्रोसेस को माइंड में रखते हुए हम आगे DIC को देखेंगे। देखें, जैसे मैंने आपको कहा कि अब ये जो बना है यहाँ पे, अब जैसे ये बनेगा, अब एक ये हीमोस्टेटिक प्लग बनेगा, क्लोटिंग हो रही है, तो इसे अब लिमिटाइज करने के लिए एंटी क्लोटिंग जो है प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सो क्लोटिंग और एंटी क्लोटिंग का एक बैलेंस मेंटेन रहता है। अब इसी तरह इस नॉर्मल प्रोसेस को माइंड में रखते हुए आगे देखते हैं। DIC जो है दैट इज़ यूजली ट्रिगर्ड ईदर बाय टिश्यू फैक्टर release in circulation or by widespread endothelial injury.
सो फर्स्ट फैक्टर दैट इज़ टिश्यू फैक्टर रिलीज इन सर्कुलेशन, इसकी बात की जाए, इसकी बात करते हैं। टिश्यू फैक्टर और फॉस्फोलिपिड जो है दिस इज कॉल्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिक सब्सटेंसेस सर्कुलेशन में रिलीज हो सकते हैं फ्रॉम वैरायटी ऑफ सोर्सेज, जैसे फ्रॉम प्लेसेंटा इन ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस। देखिए बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस जैसे प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है ये देखें, ये है नॉर्मल प्लेसेंटा, इसमें अम्बिलिकल कॉर्ड ऊपर की तरफ है, ठीक है। अब ये भी नॉर्मल है या साइड वाइज होता है, लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया ऐसी ही कंडीशन है कि जो ये है अम्बिलिकल कॉर्ड जो है, ये प्लेसेंटा जो है दैट ये अटैच हो जाएगा लोअर एंड ऑफ यूट्रस और नियर द सर्वाइकल ओपनिंग, लोअर एंड ऑफ यूट्रस या फिर नियर द सर्वाइकल ओपनिंग, ठीक है। इस कंडीशन को कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। अब इसमें क्या होगा, इसकी वजह से वेजाइनल हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, टिश्यू फैक्टर सर्कुलेशन में एंटर होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ब्लीडिंग हैवी है तो more and more tissue factors are releasing in the circulation। ये देखें, ये आगे माइक्रोस्कुलेचर है, ठीक है। अब ब्लीडिंग हैवी है, मोर एंड मोर टिश्यू फैक्टर्स आर एंटरिंग, नॉर्मल ब्लड फ्लो का रहा है। अब ये जो टिश्यू फैक्टर है ये एंटर हो जा रहे हैं क्योंकि हैवी ब्लीडिंग है। सो अब ये माइक्रो एम्बोलाई बनाएंगे, क्लॉटिंग फैक्टर है ना, ज़्यादा से ज़्यादा एंटर हो जा रहे हैं एंड कन्वर्टेड इनटू माइक्रो एम्बोलाई। सो इसी तरह से कोई ये एम्बोलाई माइक्रो एम्बोलाई ब्लॉक कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। अदर सोर्सेज दैट आर रिलीज दैट कैन रिलीज TFR कैंसर सेल्स और सेप्सिस। अच्छा, सेप्सिस से पहले कैंसर सेल की बात कर लेते हैं। देखें, कैंसर सेल्स पर्टिकुलरली एडिनोकार्सिनोमास और एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकीमिया जो है ये पर्टिकुलरली रिलीज़ कर रहे हैं, कोज बनते हैं TF का सर्कुलेशन में रिलीज़ होने का, टिश्यू फैक्टर का सर्कुलेशन में रिलीज़ होने की कोज, ठीक है। देखें अब ये कि जो कैंसर सेल्स हैं ये कोएगुलेशन को प्रोवोक करती हैं बाय एक्सप्रेसिंग टिश्यू फैक्टर और बाय रिलीजिंग प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स। जैसे प्रोटियोलिटिक एंजाइम की जैसे हमने ऊपर बात की थी कि फिब्रिनोजिन को क्लीव करके एक्टिव फॉर्म फिब्रिन में चेंज किया जाता है। इसी तरह इनएक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर्स की प्रोटियोलाइसिस करवा के एक्टिव किया जाता है इन्हें, ठीक है, इस तरह से। अब नेक्स्ट वन इज सेप्सिस। सेप्सिस की बात की जाए तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव सेप्सिस में एंडोटॉक्सिन या फिर एक्सोटॉक्सिन इन दोनों ने स्टिम्युलेट करना है टिश्यू फैक्टर रिलीज को फ्रॉम मोनोसाइट्स।
यानी ये मोनोसाइट्स से टिश्यू फैक्टर की रिलीज़ को स्टिम्युलेट करते हैं, मोनोसाइट को स्टिम्युलेट करें कि टिश्यू फैक्टर को रिलीज़ करें, ठीक है। जो एक्टिवेटेड मोनोसाइट्स हैं एक्टिवेटेड मोनोसाइट्स बहुत सारे प्रोडक्ट्स रिलीज़ करता है, जैसे इंटरल्यूकिन-1, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर। अब ये दोनों ही जो है ना, ये स्टिम्युलेट करते हैं टिश्यू फैक्टर के एक्सप्रेशन को ऑन द सरफेस ऑफ एंडोथेलियल सेल, ठीक है। क्या कर रहे हैं, ये स्टिम्युलेट कर रहे हैं टिश्यू फैक्टर के एक्सप्रेशन को ऑन द सरफेस ऑफ एंडोथेलियल सेल। टिश्यू फैक्टर का एक्सप्रेशन स्टिम्युलेट हो रहा है, एक तो टिश्यू फैक्टर का एक्सप्रेशन स्टिम्युलेट हो रहा है और उसके साथ ही ऑन द अदर हैंड दे आर साइमल्टेनियसली डिक्रीजिंग द एक्सप्रेशन ऑफ थ्रोम्बोमोड्यूलिन। थ्रोम्बोमोड्यूलिन का देखें कि इसके तो नाम से ही शो हो रहा है, थ्रोम्बोमोड्यूलिन, थ्रोम्बिन, मॉड्यूलिन मॉड्यूलेट्स, यानी थ्रोम्बिन के फंक्शन को मॉड्यूलेट कराता है। अब थ्रोम्बिन का फंक्शन होता है कि इसने क्लोटिंग करनी है, तो थ्रोम्बोमोड्यूलिन क्या करेगा कि ये इट विल एक्ट एज एंटी क्लोटिंग एजेंट, यानी एंटी क्लोटिंग का सोर्स बनेगा। देखिए, इससे थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि थ्रोम्बोमोड्यूलिन कैसे फंक्शन करता था। प्रोटीन सी है, प्रोटीन सी को थ्रोम्बोमोड्यूलिन एक्टिव करेगा। अब ये जो एक्टिवेटेड प्रोटीन सी है, ये जाके जिन्होंने क्लोटिंग करानी थी, यानी क्लोटिंग फैक्टर 5A और क्लोटिंग फैक्टर 8A, एक्टिवेटेड क्लोटिंग फैक्टर 5 और एक्टिवेटेड क्लोटिंग फैक्टर 8A को इनएक्टिव करा देगा। यहाँ पे प्रोटीन एस भी रिक्वायर होता है इस प्रोसेस, इधर इस स्टेप पे, ठीक है। इस तरह से जो है, एक तो क्लोटिंग इनहेंस हो रही है, ठीक है, टिश्यू फैक्टर के एक्सप्रेशन को इंक्रीज़ किया जा रहा है हमने, और देखा है टिश्यू फैक्टर किस तरह से इन्वॉल्व होता है, और बाकी क्लोटिंग इनहेंस हो रही है और एंटी क्लोटिंग डिप्रेस भी हो रही है। सो रिजल्टेंटली थ्रोम्बिन जनरेशन ज़्यादा होगी। अब ये बैलेंस किस साइड पे जा रहा है, क्लोटिंग की तरफ, ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया है कि टिश्यू फैक्टर सर्कुलेशन में कैसे रिलीज़ होता है। सेकंड फैक्टर दैट इज़ वाइड स्प्रेड एंडोथीलियल इंजरी, इसकी बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।